ओके, वी स्टार्ट नाउ एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है, एरोमेटिक एसिड्स की सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि एरोमेटिक मीन्स आपकी बेंजीन प्रेजेंट होगी और एसिड्स का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट मीन्स ये क्या है, आपका एरोमेटिक एसिड है। लेकिन हम इस कलेक्टिवली कंपाउंड को क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से हम इसे एरोमेटिक करेक्टर शो कर रहा है ये, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप की वजह से, जो फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि एसिड है, ठीक है। तो कलेक्टिवली ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ऐसे ही आपका क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पे आपका जो बेंजोइक था, अगर हम उसकी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो वो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अगर यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे तो एंथ्रानिलिक एसिड बन जाता है। अगर डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं तो थैलिक एसिड, ठीक है। और उसके पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोटॉलिक एसिड। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाया। दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज ऑल्सो मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो हम ऐसे क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए हमने इसे क्या लिखा है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एसिड इसकी वजह से है। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एरोमेटिक एसिड्स आर द कंपाउंड्स। एरोमेटिक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच वन मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनमें से एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, COH की फॉर्म में, आर अटैच्ड डायरेक्टली टू दी एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे आपका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, एरोमेटिक रिंग से। तो हम उन्हें क्या इंडिकेट करते हैं कि वो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड जो होता है, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है। हम इसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने टॉलिन लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हम उसे ट्रीट करवाते हैं कि MnO4 के साथ, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। जस्ट हमने उसे क्या किया, हीटअप किया है, तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजोइक एसिड। अब हम दूसरे तरीके से अगर हम इसे प्रिपेयर करते हैं, किससे, इथाइल बेंजीन से। इथाइल बेंजीन लिया, उसे भी हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जस्ट हीटअप किया तो भी हमें बेंजोइक एसिड मिल जाता है। तो दिस इज द सिंपल वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड। क्लियर है फर्स्ट सेकेंड ईयर, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। ओके, नेक्स्ट हम और भी रिएक्शंस देखते हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या किया हमने, यहाँ पे हमने लिया है ये आपकी बेंजीन रिंग है, हम इसे और क्या बोल सकते हैं, फिनाइल रिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बेंजीन है सब्स्टिट्यूशन में है, किसके साथ अटैच्ड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो हम इसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। हमने इसे क्या करवाया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करवाई है। तो ये जो CO2 है, जो है आपके मेन आपकी जो रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, COO। यहाँ पे CO2 था ना, 2 ऑक्सीजन थी, तो देखो कार्बन के साथ ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गई। फिर हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस की है। हाइड्रोलिसिस हमने क्यों किया है, ताकि हमें यहाँ से बेंजीन COOH की फॉर्म में बेंजोइक एसिड मिल जाए। तो हम इसे क्या करेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एक आपका क्या हो जाएगा, OH की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो क्या देगा, OH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव प्रोटॉन है वो इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वाला OH है, ये OH इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो हमें फाइनली यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी क्या कर रही है, यूज़ हो रही है किसकी प्रिपरेशन के लिए, बेंजोइक एसिड के लिए। हमने सिंपल यहाँ पे क्या लिया है, टॉलिन लिया है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो टॉलिन। हमने इसे ट्रीट करवाया है क्लोरीन गैस के साथ, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल है पहले से प्रेजेंट और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 HCl कर देंगे, यानी कि 3 मोल्स ऑफ HCl निकल जाएंगे। 3 हाइड्रोजन ये और 3 क्लोरीन इधर से। यहाँ पे कितनी क्लोरीन है टोटल, 3 2 जा 6 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो 3 क्लोरीन तो यहाँ पे आ गई
और बाकी की जो 3 क्लोरीन थी वो इस हाइड्रोजन के साथ किसकी फॉर्म में निकल गई, HCl की फॉर्म में। तो माइनस लिखा है हमने यहाँ पे -3HCl यानी कि 3 मोल्स ऑफ HCl। अब हमारे पास ये क्या बन गया है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। हमने इसे क्या किया है, बेस के साथ ट्रीट करवाया और साथ ही साथ उसे उसकी हाइड्रोलिसिस की है। बेस के साथ ट्रीट करवाने से क्या होता है, COONA। अब ये COONA कहाँ से आया, देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से हम -3HCl कर सकते हैं, -3HCl, यानी कि हमें 3 क्लोरीन चाहिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए। 3 क्लोरीन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। 3 क्लोरीन ये हैं और 3 हाइड्रोजन कहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं और एक ही है। तो -3HCl आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये पड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन ये पड़ा हुआ है और एक ये सोडियम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे C, ये वाला O, ये वाला ONA, तो COONA इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल गया। अब हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस की है। इस हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। हमें सिर्फ इसे क्या देना है, एक प्रोटॉन देना है इस COO को, ताकि COOH बन जाए। अब ये प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन मिल रहा है इसे कहाँ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, वाटर किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव में। तो जो आपका H पॉजिटिव आयन है, ये जो प्रोटॉन है वाटर का, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे जो सोडियम है ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, -NaOH, यानी कि आपके बेस की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो -NaOH। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला है, बेंजोइक एसिड। क्लियर है सेकेंड ईयर, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बी फॉर्म सेकेंड ईयर। यस मैम, यस मैम, क्लियर है जी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो क्या है, कलरलेस सॉलिड होता है, कलर वाइज, ठीक है। उसका कोई कलर नहीं होता और वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इनके सॉल्ट की फॉर्म में होता है, ठीक। अब वो किस में सॉल्युबल है, गर्म पानी में, ईथर में, या आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इथेनॉल में सॉल्वेंट सॉल्युबल होता है वो बेंजीन में भी सॉल्वेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और वाटर में, वो दोनों में सॉल्युबल है आपका बेंजोइक एसिड, यानी कि एरोमेटिक एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोथ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। फर्स्ट वन इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एस्टर फॉर्मेशन। अब एस्टर फॉर्मेशन आपको पता होता है कि एस्टर क्या होता है, COOR, ठीक है। अगर ROR होता तो हमारा क्या होता, वो ईथर होता, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं CO, ठीक है, OR, यानी कि बीच में अगर 2 ऑक्सीजन आ जाएं तो वो क्या कहलाता है, आपका एस्टर कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बेंजीन है COOR, C2H5 जो है वो अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इथाइल की फॉर्म में है तो अल्काइल, और एक R कौन सा आपका, बेंजीनिंग, तो ये भी R है आपका, यहाँ पे R लिख लो आप। R जो है कार्बन जो है वो R में ही प्रेजेंट होता है। R यहाँ पे आपका एरोमेटिक भी हो सकता है और आपका अल्काइल भी हो सकता है। यहाँ पे ये एरोमेटिक भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है। यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड वाले में, सॉरी इथाइल बेंजोएट में, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इधर एरोमेटिक है और इधर अल्काइल है, यानी कि इधर इथाइल है तो इधर एरोमेटिक रिंग है, लेकिन फॉर्म क्या है आपकी RCOOR, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड लिया हमने, ठीक, उसको हमने किसके साथ ट्रीट करवाया, इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में ट्रीट करवाने से क्या होता है आपको, यहाँ पे जो बेंजीन के साथ COOH था, यहाँ पे ये जो H है वो निकल जाता है, किसकी फॉर्म में निकल जाता है, वाटर की फॉर्म में। यहाँ का ये OH और यहाँ का H, ये दोनों किसकी फॉर्म में निकल गए, वाटर की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका O और ये C2H5, ये OC2H5 यहाँ पे बच गए। तो यहाँ पे आपका जो था एस्टर,
RCOOR, ये आपका जो एस्टर फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई और वाटर अलग से निकल गया। एस्टर को हमेशा ये क्या होते हैं, ईथर होते हैं, लेकिन जो एस्टर होते हैं हमेशा ही आप देख रहे हैं कि उनके जो एंड होगा वहाँ पे O8 लगा होता है, ठीक है, OATE। तो यहाँ पे भी लिखा है ना आपने इथाइल, आपको ये पता है बेंजो ग्रुप है, बेंजो क्योंकि एक्स्टर की फॉर्म में तो हमने इसे क्या लिखा है, बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। क्लियर है? सेकेंड ईयर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन। एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली वही अपना एरोमेटिक एसिड ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड, इसे PCl5 के साथ ट्रीट करवा रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आपको बेंजोनिल क्लोराइड मिल रहा है, साथ में POCl3 और HCl। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने क्लोरीन थे, 5, तो 3 क्लोरीन इसके पास हैं, चौथा ये है और 5वां ये है। क्लियर है? HCl ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी एक क्लोरीन की फॉर्म में यहाँ पे HCl की फॉर्म में निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो PO था, POCl3, यहाँ से Cl3 ले लिया इसने, POCl3, यानी कि आप देख सकते हो कि सारे के सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमने इसे फिर से थाइनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, फिर से हमें क्या मिला, बेंजोइल क्लोराइड प्लस SO2 और साथ में वही HCl। तो ये भी आपकी क्या है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड के साथ। नेक्स्ट और दूसरी कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का रिलीज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन में बेंजोइक एसिड लिया प्लस कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसे जस्ट हमने हीटअप किया है, हमें यहाँ पे क्या मिला, बेंजीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसे आगे ट्रीट करेंगे तो यहाँ से जो CaCO3 है ये फर्दर किस में डिसोसिएट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में प्लस CO2, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, इसलिए हमने इस रिएक्शन का नाम लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड लिया, हमने इसे ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमेशा ये कॉम्बिनेशन याद रखना कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे याद रखने की चीज़ है, जहाँ पे हमें नाइट्रेशन करना हो, जहाँ पे हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप आया है किसकी वजह से आया है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से। नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम किसी कंपाउंड को ट्रीट करवाते हैं तो उसमें नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड से नाइट्रो ग्रुप आ गया है इनकी प्रेजेंस से, हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ब्रैकेट में इसे आप लिख सकते हो नाइट्रेशन, ठीक है। ये एक नाइट्रेशन रिएक्शन भी है। क्लियर है सेकेंड ईयर? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं हम एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अब हम इसमें एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे आपके बेंजोइक एसिड का। ये सिंपल आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के साथ COOH बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें से यहाँ से ये प्रोटॉन जो है ये रिलीज़ कर देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट कि इसने अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, प्लस ये जो आपका COO नेगेटिव की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। अब ये क्या है, अब इनकी रेजोनेंस फॉर्म है, किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, एरोमेटिक पाइमोलिकुलर ऑर्बिटल प्ले इंपॉर्टेंट रोल acidity of benzoic acid, the negative charge of the carboxylate ion is shared by the 2 oxygen atoms। यानी कि जब हम इनकी क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन के लिए हम इन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इन्हें स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन शेयर कर रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन एटम, ठीक है। पहले देखो इस ऑक्सीजन के पास ये नेगेटिव चार्ज था, फिर इसके पास ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हो गया ना शेयर, ठीक है। शेयर्ड बाय दी 2 ऑक्सीजन एटम्स
बट कैन नॉट बी इफेक्टिवली डीलोकलाइज, लेकिन ये इफेक्टिवली हमने क्या किया, ऐसे इसे पूरी रिंग के अराउंड सब्सिट्यूट नहीं कर पाए, है ना। होता है ना, यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे, तो हम उस तरह की प्रॉपर जो है डीलोकलाइजेशन नहीं कर पाए एरोमेटिक रिंग की। बिकॉज द रिंग डज नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। इन दी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप सब्सिट्यूएंट ऑन अ बेंजीन रिंग इन्फ्लुएंस एसिडिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स यहाँ पे जो सब्सिट्यूएंट होंगे वो क्या करेंगे, इसका एसिडिक करैक्टर इंक्रीज ही करेंगे, क्योंकि अगर रिंग के अराउंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती, जैसे मैंने आपको पीछे भी बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन करके दिखाई हुई है, नाइट्रो के साथ, मिथाइल के साथ, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ, तो ठीक है, वैसे अगर स्टेबलाइजेशन हो जाते तो इसका बेसिक करैक्टर हम शो कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक करैक्टर ही शो होगा, क्योंकि जो रिंग है आपकी ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है डीलोकलाइजेशन में। यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है ना किसी भी कार्बन एटम पे। तो नेक्स्ट है, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर इन रिंग के ऊपर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो इफेक्टिवली क्या करता है, उस इंक्रीज कर देता है उसके एसिडिक करैक्टर को। ये तो आपको पता ही है सभी को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो जो है उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ा देता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, बेसिक ग्रुप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की, खींचने की क्षमता होती है, वो खुद की उसकी इतनी टेंडेंसी होती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और मैं खुद को स्टेबल कर लूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की ग्रुप क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ग्रुप होता है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं आपके, कि वो रिलीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी वो खुद को भी स्टेबल रखते हैं और पूरे कंपाउंड को भी स्टेबल कर देते हैं। सो द रीज़न दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज दी एसिड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे, चाहे वो पैरा पे हो चाहे वो मेटा पे हो, वो कार्बोक्सिल ग्रुप की क्या करेंगे, एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उनका करैक्टर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक केस आ रहा है कि जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि ऐसे आपका COH ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये भी पैरा और ये भी पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे इस ऑर्थो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, इस ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तब भी क्या होता है कि आपके जो बेंजोइक एसिड होता है उसका एसिडिक करैक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो COOH लगा होता है उसमें 2 ऑक्सीजन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर की हैं। तो हमेशा क्या करेंगी, इस ग्रुप से, चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर हो, इससे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the acidity of the benzoic acid. Clear है? Yes, ma'am. Okay. Any question? किसी को कुछ समझ ना आया हो बेटा? कोई रिएक्शन, कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हुआ हो? क्लियर है? Second year? B form second year. I am audible to all. Answer me. Yes, ma'am. आंसर क्यों नहीं दे रहे हो सभी? Yes, ma'am. बेटा क्लियर है, आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो, सेशनल्स होने वाले हैं आपके। बाद में मत कहना मैम ने समझाया नहीं था, वह मैम हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया था, क्लियर नहीं हुआ था। अभी पूछ रही हूँ बार बार, बता दो मुझे।